Hi all, good morning. Yeah, गुड मॉर्निंग। so last class हमने देखा है कि अबाउट और अभी जावा प्रोग्रामिंग में हमारा जो भी टॉपिक थे वो हमने देखे अप टू कलेक्शन। एक दो टॉपिक बचे हैं और एक थ्रेडिंग और आईओ का टॉपिक है, तो हम उसको पैरेलली क्लास में लेंगे। अभी हम देख रहे हैं एडवांस जावा, जिसमें कि हमको देखना है जो मेन प्रोग्रामिंग है, मेन एंटरप्राइज एप्लीकेशन करने के लिए जो टेक्नोलॉजी और फ्रेमवर्क लगते हैं, वो अब हमको इस पर्टिकुलरली प्रोग्राम से लर्न करने हैं। तो इसमें हमारे पास में, जैसा कि हम जानते हैं, एज ए फुल स्टैक डेवलपमेंट में हमारे पास में है फ्रंट एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी एज वेल एज हमारे पास में बैक एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी, जिसमें कि अभी तक हमने अभी यूजुअली कोर जावा, जो कि हमारी स्टूडेंट टर्मिनोलॉजी है, कोर जावा लर्न किया, जिसमें जावा के सिंटेक्स कैसे हैं, जावा के कॉन्सेप्ट कैसे हम लोग यूज करते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो जावा के जो फंडामेंटल है, सिंटेक्सेस है, और उसके एपीआई है, लाइक कलेक्शन ऊप्स के कॉन्सेप्ट है, ये हमने जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखे हैं। बट जो हम इंडस्ट्री में काम करते हैं और एंटरप्राइज एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से जो भी एप्लीकेशन क्रिएट होता है, तो वो स्टैंड अलोन टाइप का होता है या वेब एप्लीकेशन होता है, वेब सर्विसेज होती है, काफ़ी टाइप के एप्लीकेशन है। तो उसमें हमको जो यूज़ करना है, एक हमारे पास में है जेडीबीसी, जिसमें हम प्रोग्राम के थ्रू एक डेटाबेस से कनेक्ट होते हैं, और थर्ड पार्टी हम कोई सा भी डेटाबेस यूज करते हैं तो जेडीबीसी एपीआई के थ्रू हम डेटाबेस से कनेक्ट होते हैं। डेटाबेस एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है। तो जो भी हमारा प्रोसेसिंग डेटा है, उसको हमको परमानेंटली स्टोर करना है, तो हम उसको डेटाबेस में स्टोर करते हैं। तो डेटाबेस में हम स्टोर डायरेक्टली भी विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल क्वेरी भी करते हैं, बट हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हमको डेटाबेस में स्टोर करना है। तो जावा के अंदर जो एपीआई है वो है जेडीबीसी एपीआई। तो एज ए कोई भी एंटरप्राइज एप्लीकेशन क्रिएट होता है, तो उसमें हमको ऑलवेज थिंक करना है इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। सो एप्लीकेशन लेवल पे हमारे पास में ये कुछ लेयर्स होती है, जिसमें कि एक लेयर है हमारे पास में एज ए प्रेजेंटेशन लेयर। तो ऑलवेज वी हैव टू थिंक इन द फॉर्म ऑफ लेयर। एक हमारे पास में है प्रेजेंटेशन लेयर, एक है हमारे पास में सर्विस लेयर, और एक है हमारे पास में परसिस्टेंस लेयर। सो एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जब भी हम कोई एप्लीकेशन राइट करते हैं, तो हमको एप्लीकेशन को इन द फॉर्म ऑफ लेयरिंग थिंकिंग करना पड़ता है। इसके अकॉर्डिंगली हम लोग एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं, उसका पैकेजिंग करते हैं, उसको पैकेज क्रिएट करते हैं, जार फाइल बनाते हैं, वॉर फाइल बनाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अवर आर्किटेक्चर जो भी हम क्रिएट करते हैं, तो ये लेयर्स के फॉर्मेट में हमको थिंक करना है पहले। तो जो हमारे सोर्स कोड में जो परसिस्टेंस लेयर वाला जो पार्ट है, वो ऑलवेज कम्युनिकेट करेगा हमारे डेटाबेस को। तो जहाँ पर हमको हमारे डेटा को परमानेंटली स्टोर करवाना है, तो यहाँ इस लेयर पे पर्टिकुलरली परसिस्टेंस लेयर जो है वो इंटरेक्ट करेगी हमारे डेटाबेस से। तो इस लेयर पे हमको आना चाहिए जेडीबीसी एपीआई। तो जेडीबीसी एपीआई ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कि इस पर्टिकुलरली डेटाबेस से इंटरेक्ट करेगी, जहाँ पर हमको जरूरत पड़ेगी जेडीबीसी एपीआई की। और प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो क्लाइंट की रिक्वेस्टों को कैप्चर करता है। तो क्लाइंट कुड बी एनीथिंग। तो हम हमारे रिक्वेस्ट जो है वो एज ए प्रेजेंटेशन लेयर को एक किसी डेस्कटॉप से दे सकते हैं, या मोबाइल से दे सकते हैं, या सो किसी भी डिवाइस से हम लोग क्या करते हैं कि विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट इंटरेक्ट करते हैं। तो ये हमारे पास में होता है ये प्रेजेंटेशन लेयर, उससे इंटरेक्ट करने के लिए। तो ये प्रेजेंटेशन लेयर जो है, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए सर्वर।
और सर्वर भी एक तरीके का सॉफ्टवेयर है, जैसा कि हमारा ये एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, वैसे सर्वर सर्वर भी एक सॉफ्टवेयर रहता है जहाँ पर हमको हमारे एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना पड़ता है, वहाँ पर रखना पड़ता है सर्वर पे। तो सर्वर ही जो है वो हमारे एप्लीकेशन को इंटरनली एग्जीक्यूट करता है, मैनेज करता है। तो जब तक हम लर्न कर रहे हैं कोड जावा, तो हमारे एप्लीकेशन को हम एग्जीक्यूट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो है वो हमारे एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करता है। उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो जावा में है वो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फाइंड आउट करता है हमारा एग्जीक्यूशन पॉइंट, जहाँ से हमारा प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। वो लर्न कर रहे हैं तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड में इन्हें, बट ऐसे रियल टाइम एप्लीकेशन हमारे सर्वर पर होते हैं, तो सर्वर एग्जीक्यूट करता है हमारे पर्टिकुलरली किसी मेथड को। तो सर्वर ही कॉल करता है कुछ मेथड को, और उसके अकॉर्डिंगली प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो सर्विस लेयर को कॉल करती है, सर्विस लेयर जो है परसिस्टेंस लेयर को कॉल करती है। यदि कोई डेटा हमारे पास में बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट जो भी डेटा है वो या तो डेटाबेस में जाता है, और डेटाबेस से या तो वो यहाँ पर हमको क्लाइंट साइड मिलता है। तो ये पूरा एंटायर जो एप्लीकेशन है वो बेसिकली किसी ना किसी सर्वर पे होता है। तो सर्वर भी एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है। तो एंटरप्राइज एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए हमको मल्टीपल सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट होता है। तो एक ही हमारे पास में है ये सर्वर, और ये सर्वर वेब सर्वर हो सकता है, एप्लीकेशन सर्वर हो सकता है। तो अभी हम उसको एक वेब सर्वर कंसिडर करें तो टॉमकेट एक वेब सर्वर है। सर्वर इज नथिंग बट वन सॉफ्टवेयर, तो जो कि हेल्प करता है हमारे एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो इंडस्ट्री लेवल पे बार बार हमको हमारे एप्लीकेशन को सर्वर पे डिप्लॉय करना पड़ता है, तो उसको हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं धीरे धीरे कैसे करते हैं इसको। ये है सर्वर, और सर्वर इंस्टॉलेशन रहता है एक मशीन पे। सो ये जो मशीन है, तो अभी हम लोग लर्न करते हैं तो हमारा सर्वर हमारी मशीन पे जो कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे। बट जब हमारे एप्लीकेशन को एज अ रियल टाइम यूज होता है, तो वो जो सर्वर होते हैं वो एक्चुअली में लिनक्स बेस्ड मशीन पे होते हैं। इंडस्ट्री में डेवलपमेंट कर रहे हैं जब तक लोकली ठीक है, विंडो के अंदर है, लेकिन रियल टाइम एप्लीकेशन में काफ़ी सारे एनवायरनमेंट होते हैं। तो उसमें जो मशीनें होती है तो हम लोग प्रिफर करते हैं लिनक्स बेस्ड मशीनें। तो ये जो मशीनें रहेगी वो लिनक्स बेस्ड मशीनें रहेगी, जिसका एक आईपी एड्रेस रहेगा, और हम उस आईपी एड्रेस को एक्सेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। सो ये समथिंग कुछ आईपी एड्रेस है। तो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हम क्या करते हैं कि इस पर्टिकुलरली एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं। तो जो प्रेजेंटेशन लेयर वाला पार्ट जो है वो क्लाइंट से इंटरेक्ट करता है, वो एंड यूजर से इंटरेक्ट करता है। और जो परसिस्टेंस लेयर है वो डेटाबेस से इंटरेक्ट करता है। तो इस पर्टिकुलरली डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए हमको लर्न करना पड़ता है जेडीबीसी प्रोग्रामिंग, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। और इस प्रेजेंटेशन लेयर के लिए हमको लर्न करना पड़ता है सर्वलेट। सो सर्वलेट के थ्रू हम लोग सर्वर साइड प्रोग्रामिंग करते हैं। तो सर्वलेट को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास होना चाहिए सर्वर। तो सर्वलेट के लिए हमारे पास में होना चाहिए सर्वर। तो सर्वर इज नथिंग बट वन थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, जो कि हेल्प करता है हमारे एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए ओवर द इंटरनेट। तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो वेब एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होते हैं ओवर द इंटरनेट। तो उसके लिए हमको सर्वलेट की प्रोग्रामिंग करना पड़ती है। बट सर्वर पे जो हमारा डेटा रहेगा वो प्रोसेसिंग डेटा रहेगा। हमको उस पर्टिकुलरली प्रोसेसिंग डेटा को परमानेंटली स्टोर करना है, तो हमको ओरेकल, माइस्क्यूएल, कोई सा भी डेटाबेस ले सकते हैं। स्ट्रक्चर नॉन स्ट्रक्चर काफ़ी टाइप के डेटाबेस होते हैं। तो हमको अल्टीमेटली डेटाबेस में हमारे डेटा को परमानेंटली
स्टोर करना पड़ता है ये। तो जो कि डेटा यदि हमारा मिडिल वेयर पे है, सर्वर पर है, तो वो हमारा होता है प्रोसेसिंग डेटा। बट जो हमारा जो डेटा है वो एज ए डेटाबेस में है, परमानेंटली हमने उसको सेव किया है, तो ये हमारा डेटा होगा एज ए परसिस्टेंस डेटा। तो जो हमारा थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है ओरेकल, तो मैंने एक जेडीबीसी का जस्ट इंट्रोडक्शन दिया, उसमें ओरेकल इंस्टॉलेशन करके बताया है। फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं ये। तो हमको वो जेडीबीसी के लिए पर्टिकुलरली वो ओरेकल सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉलेशन करना पड़ता है। तो ये एक ओरेकल सॉफ्टवेयर है, मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉलेशन है। और एक ये क्लाइंट सॉफ्टवेयर है एसक्यूएल डेवलपर। तो हम हमारे डेटाबेस को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लाइंट सॉफ्टवेयर। तो ये एसक्यूएल डेवलपर क्लाइंट सॉफ्टवेयर है, और ओरेकल डेटाबेस है, माइस्क्यूएल एक डेटाबेस है। यूजुअली इंडस्ट्री में ज़्यादातर प्रीफर लार्ज स्केल एप्लीकेशन पे ओरेकल डेटाबेस होता है, और छोटे एप्लीकेशन के लिए हम लोग माइस्क्यूएल का यूज़ करते हैं। जब स्टूडेंट वगैरह हम लोग तो छोटे एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, तो ये हमारा क्या है, ये एक तरीके का ये क्लाइंट सॉफ्टवेयर है ये एसक्यूएल, जिसकी हेल्प से हम लोग उस पर्टिकुलरली ओरेकल डेटाबेस से क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। या तो ये ओरेकल डेटाबेस से कनेक्शन लिया है ये। और ये ओरेकल डेटाबेस हमको इंस्टॉलेशन यदि करना है, तो गूगल पे पहले हमको ओरेकल की साइट पे अपना एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो वहाँ से ओरेकल का सॉफ्टवेयर जो है वो क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ से ओरेकल का जो है यहाँ पर डाउनलोड करके इंस्टॉलेशन यहाँ से कर सकते हैं ये। तो यहाँ पर ये ओरेकल की जो साइट है इस पे से हमको डाउनलोड करना पड़ता है। तो जावा जो सॉफ्टवेयर है जो कि हम यूज़ करते हैं वो भी टेक यहाँ से टेक कवर कर लिया है ओरेकल कंपनी ने। पहले सन माइक्रो सिस्टम का था वो, बट वो भी बाय कर लिया है ओरेकल ने। तो सन माइक्रो सिस्टम की दी साइट पे भी जाओगे, जावा का कुछ भी ट्यूटोरियल देखोगे, तो ओरेकल कंपनी का ही वहां से जो है डॉक्यूमेंटेशन आएगा। ये तो ये भी बाय आउट कर लिया है किसने, ओरेकल ने। तो जावा जो है वो भी ओरेकल का है। तो ओरेकल ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है जो ये काफी सारे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है। तो उसका ही एक सॉफ्टवेयर है ओरेकल डेटाबेस। तो इससे हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये ओरेकल डेटाबेस से हम लोग कनेक्ट होगा यहाँ पर ये। तो हम लोग डेटाबेस से इंटरेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल क्वेरी। तो एसक्यूएल एक क्वेरी है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस से कनेक्ट होते हैं। बट अभी हमको कनेक्ट होना है विद द हेल्प ऑफ आवर जेडीबीसी। सो जेडीबीसी एक एपीआई है जावा में, जिसकी हेल्प से हम क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं हमारे डेटाबेस से।
तो एक बात हो गई हमारे पास में जेडीबीसी की, एक हो गई सर्वलेट की। सर्वलेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एंड यूजर से कनेक्ट होने की। तो जब हम एप्लीकेशन लेवल पे काम करते हैं तो हमारे पास में एज ए प्रेजेंटेशन लेयर भी है, सर्विस लेयर भी है, परसिस्टेंस लेयर भी है। तो हमें कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, कॉम्बिनेशन ऑफ लाइब्रेरी वर्क करना पड़ता है। तो सब कुछ यूज होता है एप्लीकेशन के लेवल पे। बट पहले हम जेडीबीसी सेपरेटली लर्न करें, सर्वलेट सेपरेटली लर्न करें, उसके बाद में इसको इंटीग्रेट करेंगे जैसे कि एप्लीकेशन लेवल पे करते हैं। और ये है पूरी कोर प्रोग्रामिंग, पूरे टेक्नोलॉजी लेवल है प्रोग्रामिंग, जहाँ पर अंडरलाइन क्या चल रहा है, क्या एग्जीक्यूट हो रहा है, वहाँ पर हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। बट इंडस्ट्री में डायरेक्ट हम लोग जेडीबीसी पे भी काम नहीं करते हैं, हम लोग सर्वलेट पे भी काम नहीं करते हैं, हम काम करते हैं फ्रेमवर्क पे। तो परसिस्टेंस लेयर पे हमारे पास में जो फ्रेमवर्क है, तो राइट नाउ अभी सब कुछ स्प्रिंग के पास में है। बट पहले इनिशियली जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन हुआ, स्ट्रट्स आया, एक जेएसएफ था वो आया, जेएसपी था वो था। अब ये सब आउटडेटेड हो गए हैं प्रेजेंटेशन लेयर पे, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा कंपाइलेशन, लोडिंग टाइम, ट्रांसलेशन टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता था इसमें ये। तो अब ये पूरा की पूरा रिप्लेस हो गया है एंगुलर से, जो कि हमारा अभी प्रेजेंटेशन लेयर वाला जो पार्ट है ये पूरा एंगुलर में सिम से रिप्लेसमेंट हो गया। ये ना स्टड्स है, ना जेएसपी है, ना जेएसएफ है, ओल्ड टेक सभी आउटडेटेड हो चुका है ये। अ, तो यहाँ पर हम यूज करते हैं वो प्रेजेंटेशन लेयर पे एंगुलर का करते हैं। और एज ए व्यू के लिए, और स्प्रिंग फ्रेमवर्क का जो एमवीसी मॉड्यूल है वो यहाँ पर यूज करते हैं, या स्प्रिंग का जो रेस्ट मॉड्यूल है वो हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो इंडस्ट्री के लेवल पे हमको फ्रेमवर्क का यूज करना पड़ता है, हम लोग टेक्नोलॉजी डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं। बट इसके अंडरलाइन टेक्नोलॉजी ही होती है स्प्रिंग एमवीसी की या स्प्रिंग रेस्ट के, इसकी इंटरनली सर्वलेट की टेक्नोलॉजी है। तो एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर हमारे पास में सेमी डेवलप्ड कोड रहता है। तो काफी सारा यूटिलिटी कोड ऑलरेडी अवेलेबल रहता है। तो जो जेडीबीसी है, सर्वलेट है, ये एपीआई है, और ये एक तरीके की टेक्नोलॉजी है। तो जेडीबी सर्वलेट एक तरीके की टेक्नोलॉजी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के हेल्प से हम थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करते हैं, लाइक डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहे हैं, लाइक सर्वर से इंटरेक्ट कर रहे हैं। और भी एपीआई आते हैं वेब सर्विसेज के लेवल पे आते हैं, या हम लोग मेलिंग मैसेजिंग सॉफ्टवेयर में करवाते हैं, जो मेल आते हैं, जो मैसेज आते हैं, ओटीपी आते हैं, तो काफ़ी सारे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होते हैं। बट ओवर द टेक्नोलॉजी वी आर हैविंग सम फ्रेमवर्क। और इंडस्ट्री में काम होता है फ्रेमवर्क में। तो हमारा पास में एक स्प्रिंग फ्रेमवर्क है। तो स्प्रिंग के पहले स्ट्रट्स था, आउटडेटेड हो गया, उसके भी दो वर्जन आए थे, स्ट्रट्स 1.x 2.x, काफी समय तक के चले। फिर जैसे जैसे एनहांसमेंट हुआ, काफी सारी प्रॉब्लम हुई उसमें ये। फिर स्प्रिंग फ्रेमवर्क इनिशियली आया था अराउंड 2002। तो ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क ने काफी सारे जो कि कोडिंग के लेवल पे प्रॉब्लम्स थी उसको रिजॉल्व किया, और उसमें हर चीज को सेपरेट सेपरेट मॉड्यूल के फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो स्प्रिंग कोर इसका एक मॉड्यूल है। स्प्रिंग जो हमारा प्रेजेंटेशन लेयर वाला जो पार्ट है उसके लिए स्प्रिंग एमवीसी मॉड्यूल है। स्प्रिंग का रेस्ट मॉड्यूल है जो कि वेब सर्विसेज के केस में आता है। स्प्रिंग का डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए स्प्रिंग ने जेडीबीसी का मॉड्यूल दिया। स्प्रिंग ने एक फ्रेमवर्क है ओआरएम टूल जो है उसके लिए स्प्रिंग ओआरएम दिया ये। तो ये डेटाबेस कनेक्टिविटी का भी हमारे पास में फ्रेमवर्क है हाइबरनेट। तो हाइबरनेट इज अ काइंड ऑफ ओआरएम टूल। तो उसके लिए भी हमारे पास में दिया स्प्रिंग के सिक्योरिटी के लिए भी स्प्रिंग ने अपना मॉड्यूल दिया। तो काफी सारे मॉड्यूल है। तो राइट नाउ काफी सारे मॉड्यूल है जो कि सारे रिजॉल्व करके स्प्रिंग फ्रेमवर्क ने दिए। तो फ्रेमवर्क एक तरीके का सेमी डेवलप्ड कोड होता है ये। तो
जब भी हम कोई एप्लीकेशन में काम करते हैं तो काफी सारा कोड जो होता है वो बाइलर प्लेट कोड होता है और रिपीटेड कोड होता है वो हम उसको बार बार राइट करते हैं। तो जब हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो काफी सारा जो कोड होता है हम लोग उसको बार बार रिटर्न करते हैं। हमारे बिजनेस लॉजिक के ऊपर कुछ सोर्स कोड ऐसा होता है कि जो हम लोग बार बार रिटर्न करते हैं। तो उन्हीं सब के सॉल्यूशन पे हमारा जो होता है वो फ्रेमवर्क होता है जिसमें काफी सारा कोड ऑलरेडी अवेलेबल होता है। अप टू 60 to 70% कोड है जो कि ऑलरेडी हमारे पास में अवेलेबल रहेगा इन द फॉर्म ऑफ मॉड्यूल्स। सो स्प्रिंग कोर स्प्रिंग एमवीसी जो भी हम यूज कर रहे हैं अकॉर्डिंगली कोड हमारे पास में अवेलेबल रहेगा। और हमको रिमेनिंग 30% जो कोड है वो राइट करना पड़ता एज पर अवर क्लाइंट रिक्वायरमेंट। जो भी हमारे पास में हम जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं उसके क्लाइंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हमको रिमेनिंग कोड जो होता है वो राइट करना पड़ता है। राइट नाउ बहुत सारे मॉड्यूल है स्प्रिंग फ्रेमवर्क के पास में। बहुत ही सबसे बड़ा फ्रेमवर्क अभी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टेक्नोलॉजी में वो स्प्रिंग फ्रेमवर्क है, सबसे बड़ा जो फ्रेमवर्क है। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क को अंडरस्टैंड करने के लिए स्प्रिंग कोर का स्ट्रांग होना जरूरी है। जस्ट अ स्प्रिंग कोर इंटरव्यू क्वेश्चन स्प्रिंग फ्रेमवर्क पे होता है तो स्प्रिंग कोर पे ही क्वेश्चन होते हैं। 70-80% क्वेश्चन स्प्रिंग कोर पे ही होने वाले हैं। उसमें स्प्रिंग कोर से ही एवोल्यूशन हो जाता है कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क कैसा है। बाकी जस्ट रेडीमेड कोड है, सिंटेक्स को यूज करना है स्ट्रेट फॉरवर्डली। बट जो उसमें अंडरस्टैंड करना है वो स्प्रिंग कोर को करना है। तो स्प्रिंग एमवीसी स्प्रिंग रेस्ट जो है ये टॉप ऑफ द सर्वलेट है ये, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन लेयर का पार्ट है। ये क्लाइंट से इंटरेक्ट करते हैं। इसका जावा का जो कोड रहेगा वो क्लाइंट से इंटरेक्ट करेगा। तो किसी ने थोड़ा बहुत भी यदि स्प्रिंग फ्रेमवर्क पे देखा है या कहीं से पढ़ा है तो जो भी स्प्रिंग फ्रेमवर्क स्प्रिंग एमवीसी स्प्रिंग रेस्ट के जो एनोटेशन होते हैं, जो कि मैपिंग होती है गेट मैपिंग पोस्ट मैपिंग जो कि यूआरएल मैच करते हैं, वो पर्टिकुलरली एंड यूजर से इंटरेक्ट करते हैं। तो एंड यूजर मतलब ये है कि यदि यहाँ से जो भी ब्राउजर से सर्वर पे किसी एप्लीकेशन को कॉल कर रहा है तो वो पर्टिकुलरली जो रिक्वेस्ट को वहां पर गेट करेगा, वो रिक्वेस्ट जो होगी हमारी वो सर्वलेट जो टेक्नोलॉजी है वो उस रिक्वेस्ट को रीड करती है, वो उस रिक्वेस्ट को कैप्चर करती है और प्रोसेस करती है। और प्रोसेस करने के बाद में फर्दर लेयर को कॉल करती है, डेटा प्रिपेयर करती है और वापस से क्लाइंट को सेंड करती है। जो रिस्पॉन्स हमें आता है फिर उसके ऊपर HTML CSS वॉट एवर जो हमको लगाना है व्यू को अच्छा करना है वो हम उसको करते हैं। तो वो स्प्रिंग एमवीसी और स्प्रिंग रेस्ट है। तो ये जो है वो एंड यूजर से इंटरेक्ट करेगी। स्प्रिंग JDBC स्प्रिंग ORM जो है ये डेटाबेस से इंटरेक्ट करेंगे। और भी स्प्रिंग के फ्रेमवर्क है। हमको क्रॉस कटिंग कंसर्न लगाना है तो हम लोग स्प्रिंग EOP का यूज करते हैं जिसमें कि कोडिंग के लेवल पे हमको कुछ पॉइंट लगाना पड़ता है जहाँ पर हमको लॉगिंग करना है डिबगिंग करना है। तो हमको AOP का यूज करना पड़ता है, उसमें स्प्रिंग में ट्रांजिशन परफॉर्म करना है। काफी सारे मॉड्यूल है उसके अंदर। तो ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क के बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं जिसमें कि हमको मेन मॉड्यूल का नॉलेज होना चाहिए, जिसमें कि मेन है स्प्रिंग कोर ही अंडरस्टैंड करना पड़ता है स्प्रिंग फ्रेमवर्क के लिए। तो ये है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के टॉप पे है फ्रेमवर्क। इंडस्ट्री में काम करते हैं हम फ्रेमवर्क पे, और फ्रेमवर्क पे काम करने के बाद में भी अभी स्प्रिंग फ्रेमवर्क के ही टॉप पे एक और मॉड्यूल डिजाइन किया है जिसको बोलते हैं हम लोग स्प्रिंग बूट। तो और फ्रेमवर्क को और एडवांस किया है और स्प्रिंग बूट यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। स्प्रिंग बूट जो है ये एक मॉड्यूल क्रिएट किया हुआ है। तो जो काम स्प्रिंग फ्रेमवर्क में हो रहा था वही काम स्प्रिंग बूट में होता है। बट इसके अंदर हमको कोई भी मॉड्यूल हम यूज करते हैं तो हमको उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। वो काफी सारा हमको कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करना पड़ता है। लाइक डेटाबेस का यूज कर रहे हैं तो डेटाबेस रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, उसके ड्राइवर रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। अभी MVC का यूज कर रहे हैं रेस्ट का यूज कर रहे हैं तो उसके एंड पॉइंट रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। तो काफी सारे तरीके के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। तो बहुत
उस कॉन्फ़िगरेशन को भी यदि कम करना पड़े तो हमारे पास में होता है स्प्रिंग बूट, जो कि लेस कॉन्फ़िगरेशन के साथ में है। अब कोई भी एप्लीकेशन एंटरप्राइज लेवल पे हम लोग यदि क्रिएट करते हैं तो हमको जरूरत पड़ती है एटलिस्ट सर्वर की, एटलिस्ट डेटाबेस की। कम से कम डेटाबेस और सर्वर की जरूरत तो हमको बेसिकली पड़ती ही है। तो यदि हम लोग स्प्रिंग बूट का यूज करते हैं, तो यदि स्प्रिंग बूट का यूज नहीं कर रहे हैं, यदि हम लोग टेक्नोलॉजी लर्न ना करेंगे ये लाइक जेडीबीसी सर्वलेट या स्प्रिंग फ्रेमवर्क, तो हमको पहले हमारे सिस्टम में डेटाबेस भी इंस्टॉलेशन करना है, सर्वर भी इंस्टॉलेशन करना है। फिर हमारा एप्लीकेशन को हम लोग राइट करेंगे, राइट करने के बाद में उसका बिल्ड बनाएंगे, सर्वर पे उसको डिप्लॉय करेंगे और विद द हेल्प ऑफ ब्राउजर उससे इंटरेक्ट करेंगे। तो हमको अदर अदर सॉफ्टवेयर भी पहले इंस्टॉलेशन करना पड़ेंगे। बट यदि स्प्रिंग बूट का यूज कर रहे हैं तो स्प्रिंग बूट के अंदर एम्बेडेड सर्वर रहता है, एम्बेडेड सर्वर, एम्बेडेड डेटाबेस। तो उसकी लाइब्रेरी में इंटरनली सर्वर भी है और उसके लाइब्रेरी में इंटरनली डेटाबेस भी है। तो हमको फर्दर इन सॉफ्टवेयर को अलग अलग तरीके से हमको इंस्टॉलेशन करने की ज़रूरत नहीं है हमारे लोकल सिस्टम पे। तो विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बूट हम लोग रैपिड एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो जो एप्लीकेशन को हम लोग ये टेक्नोलॉजी में लेट से क्रिएट करने के लिए हमको 2 आवर्स का एफर्ट लगाना पड़ रहा है, 2 घंटे का एफर्ट लगाना पड़ रहा है, तो वो काम यदि हम लोग स्प्रिंग बूट में करें तो वो काम हमारा 5 to 10 मिनट्स में हो सकता है ये। क्योंकि हमको मोस्टली बिजनेस लॉजिक पे ज़्यादा फोकस करना है, सर्वर के कॉन्फ़िगरेशन पे या फिर सर्वर या डेटाबेस पे बार बार सर्वर को हमको स्टार्ट करना पड़ रहा है मैन्युअली अलग अलग प्रोसेस से। तो उसमें काफ़ी समय लगता है। तो अभी लर्न कर रहे हैं तो छोटे मोटे एप्लीकेशन होते हैं, बट लार्ज स्केल जो एप्लीकेशन होते हैं इंडस्ट्री में उसके लिए बार बार सर्वर स्टार्ट करने में भी 10, 20, 50 मिनट्स लग सकते हैं। बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन मॉड्यूल, कितना बड़ा वो एप्लीकेशन है उतना टाइम लगता है सर्वर को स्टार्ट करने में। तो तुम कोई भी यदि फीचर डेवलप करते हो, कोई भी काम करते हो, तो उसमें इतना ज़्यादा टाइम लगेगा। उसको सब अपने काम को सर्वर पे डिप्लॉय करोगे लोकली, और फिर उसको रिस्टार्ट करोगे, फिर उसको चेक करोगे, तो इन चीज़ों में टाइम लगता है काफ़ी सारा। तो स्प्रिंग के पास में फीचर है रैपिड, जो रेडी एप्लीकेशन हम लोग क्या कर सकते हैं, रैपिडली एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन भी लेस है और यहाँ पर हम रैपिड एप्लीकेशन भी क्रिएट कर पा रहे हैं क्योंकि उसके अंदर एम्बेडेड सर्वर है और एम्बेडेड डेटाबेस है इंटरनली। जस्ट हम लोग बिजनेस लॉजिक पर फोकस होते हैं। अब जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क के मॉड्यूल है वही मॉड्यूल स्प्रिंग बूट के भी हैं, बट उसमें स्प्रिंग बूट में हमारे पास में क्या काफ़ी चीज़ें एम्बेडेड है, पहले से अवेलेबल है, हमको उसके लिए एक्सप्लिसिटली सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी लेस कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। और स्प्रिंग बूट में हम लोग मोस्टली जो फेमस है, तो एप्लीकेशन तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क से भी क्रिएट हो रहे थे, तो स्प्रिंग बूट जो मोस्टली फेमस है बिकॉज ऑफ रैपिड एप्लीकेशन। हम लोग क्रिएट जो करते हैं मोस्टली अभी की सिनारियों में जो आर्किटेक्चर फॉलो होता है वो होता है माइक्रो सर्विसेज। तो स्प्रिंग बूट का जो मेन एडवांटेज है, एप्लीकेशन तो फ्रेमवर्क भी क्रिएट करके दे रहा है, स्प्रिंग बूट भी क्रिएट करके दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों में। यहाँ पर जस्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का ही थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है, यहाँ पर एम्बेडेड अवेलेबल है ये। बट स्प्रिंग बूट का बहुत अच्छे से हमको यूटिलाइज जब समझ में आता है जब हम लोग माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में हमारे एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं। तो अभी के सिनेरियो में ये माइक्रो सर्विसेज फेमस है, काफ़ी पूछा जाता है, ये इवन इंडस्ट्री काम भी नहीं कर रही होती फिर भी माइक्रो सर्विसेज के बारे में ही ज़्यादा क्वेश्चन करती है। तो टाइम के हिसाब से एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी हार्डवेयर सब एवोल्यूशन होते हैं, वैसे एप्लीकेशन आर्किटेक्चर भी क्या होते हैं वो यहाँ पर एवोल्यूट होते हैं। तो अभी की सिनेरियो में जो हमारे पास में है वो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर जो है वो फेमस है। तो माइक्रो सर्विसेज कोई एक फिक्स आर्किटेक्चर नहीं है, कस्टमाइज आर्किटेक्चर है।
कस्टमाइज मतलब अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। तो स्प्रिंग बूट की हेल्प से हम लोग माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर जो है वो अचीव करते हैं। तो उस माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर को अचीव करने के लिए हमारे पास में जो कि कुछ लाइब्रेरी जो अच्छे से दी हुई है, स्प्रिंग की ही लाइब्रेरी है जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग क्लाउड। स्प्रिंग क्लाउड, तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क, स्प्रिंग बूट। सो स्प्रिंग बूट एज ए जब एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं तो ठीक है, बट जो उसका मेन जो फील होता है वो माइक्रो सर्विसेज जब हम लोग क्रिएट करते हैं, जब हमको उसका इंपॉर्टेंस समझ में आता है, क्योंकि माइक्रो सर्विसेज में हमको काफ़ी सारे एप्लीकेशन क्रिएट करना पड़ते हैं और वो अलग अलग होते हैं, सेपरेट सेपरेट एप्लीकेशन होते हैं। तो उस केस में हमको क्या चाहिए होता है, क्विक बिल्ड चाहिए रहता है कि जो जल्दी बने, जल्दी उसका डिप्लॉयमेंट बने, जल्दी सर्वर पे डिप्लॉय हो, जल्दी स्टार्ट हो, जल्दी उसकी टेस्टिंग हो, क्योंकि एप्लीकेशन अलग अलग है। उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर को ये। तो पर्टिकुलरली इस माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर को अचीव करने के लिए हमारे पास में है स्प्रिंग क्लाउड। स्प्रिंग क्लाउड जो है वो स्प्रिंग ऑर्गेनाइजेशन ने दिया हुआ है, जिसमें हम लोग वेल मैनर्ड माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर अचीव कर सकते हैं। ये कोई टाइटली कपल्ड नहीं कि स्प्रिंग में ही कर सकते, किसी भी लैंग्वेज में हम लोग माइक्रो सर्विसेज क्रिएट कर सकते हैं और एप्लीकेशन को आपस में इंटरेक्ट करवा सकते हैं। बट हम लोग जावा डेवलपर है, तो हम लोग जावा की बात करें तो जावा के पास में स्प्रिंग क्लाउड, तो स्प्रिंग क्लाउड में काफ़ी सारे हमारे पास में मॉड्यूल है जिससे हम लोग माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर को अचीव करते हैं। जहाँ पर हमारे पास में है ये एपीआई गेटवे, यहाँ पर हमारे पास में है यूरेका सर्वर, एडमिन सर्वर, लोड बैलेंसर, कॉन्फ़िग सर्वर। तो ये काफ़ी टाइप की हमारे पास में लाइब्रेरी यहाँ पर अवेलेबल है, जहाँ पर हमको हमारे पर्टिकुलरली अलग अलग एप्लीकेशन को क्रिएट करना है। तो उस पर्टिकुलरली अलग अलग एप्लीकेशन को, वो नॉर्मल एप्लीकेशन ही है लेकिन हम उसको बोलते हैं माइक्रो सर्विसेज। तो हम लोग काफ़ी सारे माइक्रो सर्विसेज क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं अलग अलग एप्लीकेशन के, लाइक माइक्रो सर्विसेज वन, माइक्रो सर्विसेज टू, माइक्रो सर्विसेज थ्री। इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ ये। तो काफ़ी सारे हम लोग माइक्रो सर्विसेज क्रिएट करते हैं, अलग अलग एप्लीकेशन अलग अलग सर्वर पर चलते हैं। और वो ये अलग अलग हमारे पास में एपीआई गेटवे, यूरेका सर्वर, एडमिन सर्वर, लोड बैलेंसर, कॉन्फ़िगरेशन सर्वर। तो ये अलग अलग जो कि एप्लीकेशन है वो इनको मैनेज करते हैं। मैनेज करने का मतलब ये होता है कि इनके लिए एंड पॉइंट देना, इनके इनका आपस में कम्युनिकेशन करवाना। तो उससे रिलेटेड यहाँ पर क्या है, इस आर्किटेक्चर को अचीव करने के लिए हमारे पास में काफ़ी सारे मॉड्यूल्स है, काफ़ी सारी लाइब्रेरीज है जिसके हेल्प से हम लोग एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। तो एप्लीकेशन क्रिएट करने में हमको माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, तो पहले कौन सा आर्किटेक्चर चलता था ये, तो इसको मैं जस्ट एक्सप्लेन करता हूँ, इसका सेशन आउट होने वाला है।